हेलो नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है असेसमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। असेसमेंट का मतलब मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है कि असेसमेंट का मतलब होता है, एक जनरल मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, यू कैन से टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लेवी होता है, जिस पर टैक्स लगाया जाता है। तो असेसमेंट का मतलब टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना। असेसमेंट मतलब टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकालना। पहले असेसमेंट खुद एसएससी करता है और बाद में डिपार्टमेंट करता है जब वो अपनी आईटीआर दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसके बाद। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस कंपनी अपनी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करता है, कैसे कैलकुलेट करता है। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है उससे पहले हम ये जान लेते हैं। एक ब्रीफली, एक शॉर्ट में मैं आपको एक इंट्रो दूंगा कि इंश्योरेंस कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखो, यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ किया है मैंने छोटा सा। मिस्टर राम है यहाँ पर, मिस्टर राम खुद, उनके 2 बच्चे, उनकी वाइफ। तो मिस्टर राम एक दिन बैठे थे, शाम को चाय पी रहे थे और माइंड में एक छोटी सी एक टेंशन आ गई कि अचानक मैं डेली में बाहर जाता हूँ और खुदा ना खासा मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए तो मेरे एब्सेंस में मेरे वाइफ, मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको फिनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा। अब तो मैं जॉब कर रहा हूँ तो अब तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे एब्सेंस में क्या होगा। तो मिस्टर राम जो है वो अपनी टेंशन का एक सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन को पाने के लिए, इस टेंशन का सॉल्यूशन पाने के लिए वो जाते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास। मिस्टर राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास गए और मिस्टर राम ने यहाँ से इंश्योरेंस कराया। और लाइफ का देखो, इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ का एश्योरेंस होता है, लेकिन इंश्योरेंस वर्ड लिखा होता है तो लाइफ के साथ इंश्योरेंस ना, एश्योरेंस वर्ड इज बेटर, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा लाइफ इंश्योरेंस ही, क्योंकि ऐसा ही हर जगह लिखा होता है। देखो, मिस्टर राम अपनी लाइफ के प्रोटेक्शंस के लिए, अपनी एब्सेंस में अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मिस्टर राम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी क्षतिपूर्ति। जब भी राम के साथ कोई अनहोनी होगी तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये मिस्टर राम को कुछ अमाउंट देगी जिसको हम बोलते हैं सम एश्योर्ड, ठीक है। और मिस्टर राम हर महीने या हर साल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे। मिस्टर राम के पास एक बाइक भी है और बाइक का भी उसको टेंशन है कि खुदा ना खास्ता वो बाइक रोड पे लेके जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इसके लिए बाइक का भी वो इंश्योरेंस कराने जाते हैं। और बाइक का इंश्योरेंस कराने जाते हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पास, लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास, और जनरल जैसे बाइक का, चोरी का, फ्लड, अर्थक्वेक, तो जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू होते हैं। तो जो इंश्योरेंस करता है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर, यानी जो कंपनीज है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उनको हम बोलेंगे इंश्योरर। और जो कराता है, जो मिस्टर राम जो इंश्योरेंस करा रहे हैं वो होते हैं पॉलिसी होल्डर। तो पॉलिसी होल्डर और इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्षतिपूर्ति। जब भी ऐसी इवेंट होगी तो वो कंपनी उनको पेमेंट करती है। और देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो सबसे बड़ा जो रिवेन्यू का जो सोर्स है वो प्रीमियम ही होता है, वो प्रीमियम होता है। अगर देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो प्रीमियम आता है, कंपनी अपने पास तो रखती नहीं प्रीमियम को, उस प्रीमियम को कंपनी कहीं इन्वेस्ट कर देती है तो इन्वेस्टमेंट से भी इनकम आ सकती है। अदर जैसे कोई फीस या चार्ज, कोई लेट पेमेंट करते हैं, उसको कोई फीस किया, कोई चार्ज लगाया, तो वो होता है मिसलेनियस। तो मोटे मोटे मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। हालांकि इस हमारा जो कंसर्न है वो टैक्स प्लानिंग को लेके है, तो हम जनरली हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। फिलहाल आप पढ़ के एक बार सुनोगे भाई इतना काफ़ी है, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आगे जो टॉपिक में बताऊँगा मैं आपको, इंपॉर्टेंस इसका होगा, मैं आपको बताऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह देखना। तो ये तो सिर्फ एक इंट्रो पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप जब चैप्टर की शुरुआत ही कर रहे हैं हम इंश्योरेंस कंपनी से, तो मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंश्योरेंस
प्रोवाइड करती है। तो मिस्टर राम अपनी लाइफ को लेके इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बाइक का इंश्योरेंस के लिए वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के पास चले गए। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मिस्टर राम इनको प्रीमियम पे करेंगे और कंपनी इनको सम एश्योर्ड देगी। और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जो रिवेन्यू, मेनली जो रिवेन्यू सोर्स होते हैं वो प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट और मिसलेनियस, जैसे कोई फीस चार्ज हो गया। इसके अलावा जो उनके जो कमीशन होते हैं वो ब्रॉडली बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, बेनिफिट जो कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को देती है, जो बोनस देती है पॉलिसी होल्डर्स को। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो मेनली सोर्स ऑफ इनकम होता है वो प्रीमियम होता है, इन्वेस्टमेंट से इनकम आती है और मिसलेनियस कोई फीस चार्ज जो होती है। इसके अलावा जो है एक्सपेंसेस होते हैं, कमीशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेनिफिट टू पॉलिसी होल्डर, बोनस टू पॉलिसी होल्डर्स। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो रिवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंसेस को लेस करते देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसको आप अगर देखो एक बार सुन के भूल भी जाओगे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं, क्योंकि देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो इनकम है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी इनकम स्पेशली मेंशन होगी, क्योंकि इसकी इनकम जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है एक्चुअल वैल्यूएशन के थ्रू। यानी जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो इनकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीमियम होता है उसका फ्यूचर एक्सपेंसेस के बेस पे अलोकेशन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जनरली जो सरप्लस निकल के आता है, यानी रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट होता है जो अदर कंपनी होती है, यानी जो नॉन इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको लिए प्रॉफिट बोल देते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए वो सरप्लस होगा। सरप्लस जो होता है रिवेन्यू अकाउंट से निकल के आता है। कंपनी एक रिवेन्यू अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट लॉस बनाती है, बैलेंस शीट बोलती है। रिवेन्यू अकाउंट जो होता है उसको हम पॉलिसी होल्डर अकाउंट से बोल देते हैं, प्रॉफिट लॉस को शेयर होल्डर्स अकाउंट ही बोल देते हैं, बैलेंस शीट ही होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है, उसका सरप्लस होता है, उसका सरप्लस होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनका जो प्रीमियम होता है काफ़ी बड़ा होता है, और प्रीमियम का अलोकेशंस होता है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए। तो देखो, जो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो उसके हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक्चुअल वैल्यूएशन कराती है किसका, जो प्रीमियम उनको मिलता है, क्योंकि प्रीमियम जो मिल रहा है वो उस प्रीमियम का अलोकेशन होता है फ्यूचर एक्सपेंसेस। यानी जो पॉलिसी होल्डर प्रीमियम पे करता है कंपनी की, उस प्रीमियम के रिस्पेक्ट में कोई फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो इसके लिए होता है एक्चुअल वैल्यू। कंपनी की देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की इनकम निकालना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए वैल्यूर होते हैं, वैल्यू यानी जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं जिनके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो वैल्यूर वो एक्चुअल वैल्यूएशन करते हैं। और वैल्यूएशन का मतलब होता है पीरियोडिक एग्जामिनेशंस। और एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 ये जो एक्चुअल वैल्यूएशंस होता है ये पहले 3 साल में एक बार होता था, लेकिन जब LIC एक्ट आया उसके बाद ये 2 साल में होने लग गया। तो जो एक्चुअल वैल्यूएशंस है ये डिपेंड है मोर्टेलिटी एजम्पशंस पे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जो कंपनी को जो फ्यूचर पेमेंट करनी पड़ती है उसके प्रोविजन को लेके उन पे ये डिपेंड करता है। तो एक्चुअल वैल्यूएशन कौन करेगा, वैल्यूर करेगा, जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं वो करते हैं। और वो जो सरप्लस आया है रिवेन्यू अकाउंट से उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे एक्चुअल वैल्यूएशन के थ्रू, और उसमें से जो सरप्लस निकल के आएगा वही लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट एंड गेन माना जाता है। तो वैल्यूएशन मैंने आपको बताया कि पहले जो वैल्यूएशन होता था वो 3 साल में एक बार वैल्यूएशन होता था, लेकिन जब LIC आया उसके बाद 2 साल में ये होने लग गया। तो मैंने आपको बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो सरप्लस होता है उस सरप्लस में से भी एडजस्टमेंट किया जाता है। वो एडजस्टमेंट किया जाता है एक्चुअल वैल्यूएशन के थ्रू, और एक्चुअल वैल्यूएशन जो होता है वैल्यूर के थ्रू होता है। वैल्यूर कौन होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट होते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छा अनुभव होता है। वो एक पीरियोडिक एग्जामिनेशन होता है, और ये जो एक्चुअल वैल्यूएशन है ये डिपेंड्स है मोर्टेलिटी एजम्पशंस पे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन फॉर फ्यूचर पेमेंट के लिए। आप थोड़ा सुन लो, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है। ये आपके काम की बात है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है आपसे पूछा जा सकता है। देखो, इंश्योरेंस कंपनीज मीन्स इंश्योरर्स। मैंने आपको बताया कि जो इंश्योरेंस
करता है, यानी जिसके थ्रू इंश्योरेंस होता है, यानी जो कंपनी इंश्योरेंस करती है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। जो करवाता है मतलब जो पॉलिसी लेता है वो पॉलिसी होल्डर्स होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरर्स बीइंग ए कंपनी, यानी इंश्योरर जो एक कंपनी है, रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट वेदर 1956 और 2013, एंड हुज पर्पज इज टू कैरी ऑन, और जिसका जो उद्देश्य है वो क्या है, बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, और जिसका बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस का है, जनरल का है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है उसमें लाइफ को लेके इंश्योरेंस होता है, और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस और मिसलेनियस जैसे थेफ्ट, फ्लड, कार एक्सीडेंट, मैंने आपको बताया आगे। उसके बाद सेक्शन 44 बोलता है कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, यानी जो भी प्रॉफिट गेन है किसी भी बिजनेस का, किसका बिजनेस, जो इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, कैरिड ऑन बाय म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, यानी कोई भी म्यूचुअल कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है और उसका जो प्रॉफिट एंड गेन आएगा वो कंप्यूट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रेस्क्राइब इन द फर्स्ट शेड्यूल टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार जो म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो इंश्योरेंस का बिजनेस करती है, उनका जो प्रॉफिट गेन निकाला जाएगा वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से निकाला जाएगा। अब सवाल ये उठा कि म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, नाम से मालूम पड़ रहा है म्यूचुअल। म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरर बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग नो शेयर कैपिटल एंड ऑल पॉलिसी होल्डर्स आर इट्स मेंबर्स, यानी देखो महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी मतलब इंश्योरर जो एक कंपनी है, रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट के अंदर और जिसकी कोई शेयर कैपिटल नहीं है, और सारे पॉलिसी होल्डर्स जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं, सारे पॉलिसी होल्डर्स इसके मेंबर्स होते हैं म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट्स एंड गेन्स कैलकुलेट किया जाएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंश्योरेंस बिजनेस जो कंपनी करती है, यानी इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनीज को जो इनकम आएगी वो बिजनेस इनकम ही होती है। दोबारा बोलता हूँ, इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी को जो इनकम आएगी वो बिजनेस इनकम होगी, अदर हेड की इनकम नहीं होती इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ठीक है, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट भी करते हैं। अगर इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता है, हम सेक्शन 28 से लेके 43B तक हम सारे सेक्शन फॉलो करते हैं, सारे प्रोविज़न फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इनकम टैक्स आपको अलाउ नहीं करता, उसको हम, अगर आपने लेस कर दी है प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त तो उसको हम ऐड बैक कर देते हैं। कुछ ऐसी इनकम जो वो बिजनेस इनकम नहीं बनी जाएगी लेकिन आपने उसको बिजनेस में दिखा रखा है, यानी आपने अपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो आपको लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा इंश्योरेंस कंपनी का, तो मैंने आपको बताया, देखो मोटा मोटी इंश्योरेंस कंपनी दो तरह की होती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करेगी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करती है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो करने वाली कंपनी जो है उनको प्रॉफिट गेन्स जब निकाला जाएगा वो किस बेस पे निकाला जाएगा। देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसका प्रॉफिट गेन निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल वे है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो प्रॉफिट गेन माना जाएगा वो माना जाएगा एनुअल एवरेज सरप्लस। ये नोशनल इनकम होती है, मैंने आपको बताया ये जो एनुअल एवरेज सरप्लस है, एवरेज मतलब मैंने आपको बताया कि हर 3 साल में एक वैल्यूशन होता है, एक्चुअल वैल्यूशंस, तो यहाँ पर एवरेज सरप्लस का एवरेज लिया जाता है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पहली बात ये है कि
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है कैलकुलेशन के लिए। अगर आ गया तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम दी होगी, वहाँ पर एनुअल एवरेज सरप्लस दिया होगा। ठीक है, आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में, क्योंकि इसी के अंदर आपको कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से, जो हम पीजीबीपी हेड्स के जो सेक्शन है 30 से लेकर 43B तक, उनके प्रोविजन को फॉलो करते हैं और इनकम निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, पीजीबीपी की इनकम निकालते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बेस होता है, यहाँ पर यानी जो भी एनुअल एवरेज सरप्लस होगा ये कैसे आएगा, ये आएगा आफ्टर एडजस्टिंग बाय द एक्चुअल वैल्यूशन। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल वैल्यूशन कौन करता है, वैल्यूर करता है, हर 3 साल में एक बार पहले होता था जब 1938 एक्ट इंश्योरेंस था, उसके बाद जैसे LIC आया, एडा आया, तो फिर 2 साल हो गया। तो इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं, लेकिन समझना ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का जो एनुअल एवरेज सरप्लस होगा वो ही प्रॉफिट गेन माना जाएगा। सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना इसमें। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो एनुअल एवरेज सरप्लस होगा वो ही प्रॉफिट गेन माना जाएगा। सिर्फ आप सुन लो लाइफ इंश्योरेंस का, तो मेनली आपको जो ध्यान देना है वो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पे ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है उनकी जो प्रॉफिट गेन माना जाएगा वो एनुअल एवरेज सरप्लस माना जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि अगर सरप्लस जो है वो डिस्क्लोज किया जा रहा है एक्चुअल वैल्यूएशन द्वारा और वो 12 महीने से ज़्यादा का है, तो जितना भी TDS है उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। और जितना वैल्यूएशन पीरियड के दौरान जो भी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे TDS कटा है, इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, लेकिन वो भी क्रेडिट अलाउ होगा एनुअल एवरेज के बेसिस पे। क्योंकि आप देखो इनकम जब आप एक एनुअल एवरेज ले रहे हो तो क्रेडिट भी आपको एनुअल एवरेज बेसिस पे ही अलाउड होगा। ठीक है, और जो टैक्स होगा वो एज पर सेक्शन 115B के तहत लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की जो प्रॉफिट गेन आएगा, जो उनकी जो बिजनेस इनकम आएगी, जो प्रॉफिट गेन की इनकम आएगी उनकी, उस पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 12.5%, प्लस लग जाएगा सरचार्ज 7% अगर टोटल इनकम यानी टैक्सेबल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो 7% लग जाएगा सरचार्ज, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज लग जाएगा 12%। इसके अलावा 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सेक्शन 115B के तहत ये बातें बताई गई है। तो दोबारा बोल रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो भी एनुअल एवरेज सरप्लस होगा वो ही प्रॉफिट गेन होगा। आपको कुछ एफर्ट नहीं करना इसमें, बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि इस पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12.5% के हिसाब से, सरचार्ज लग जाएगा 7% अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से कम है। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% लग जाएगा सरचार्ज, और इसके अलावा 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब आपको ध्यान देना है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं, जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को लेके। देखो, क्योंकि एडजस्टमेंट इसी में होता है, ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर बना 5% तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस भी आपको मिलेगा। देखो, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी का प्रॉफिट लॉस लोगे आप, प्रॉफिट लॉस से देखो निकल के आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन। आप लोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस, वो कहाँ से मिलेगा आपको, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मिल जाएगा। और ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट लॉस बनाती है एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA 1990 के रूल्स के हिसाब से। तो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस से आप लोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब टैक्स पे करने से पहले, और अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कोई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व है ना, तो ये होता है अप्रोप्रिएशन। तो ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स से और अप्रोप्रिएशन से पहले है वो आपको बेस लेना है, पहली बात तो ये। उसके बाद
इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन में आपको करने हैं एडजस्टमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपको ध्यान देना, ये बहुत ध्यान से सुनना है आपको, इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो कंपनीज करती है उनका पहले आप लोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन, जो आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, और वो होता है एज पर इंश्योरेंस एक्ट 1938 और ईडा 1990 रूल्स के हिसाब से। तो जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन होगा उसके अंदर आपको करने हैं एडजस्टमेंट, वो आपको ध्यान में रखना है। और वो जो एडजस्टमेंट होंगे वो होंगे एक्सपेंडिचर और अलाउंस को लेके। अगर प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त जनरल इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली कंपनी ने अपने प्रॉफिट लॉस के अंदर कोई प्रोविज़न बना रखा है, प्रोविज़न फॉर टैक्स या डिविडेंड, तो कॉमन सी बात है जब प्रॉफिट लॉस इसने बनाया होगा तो इसने अपने प्रॉफिट लॉस को डेबिट किया होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स और डिविडेंड। कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया आपने प्रॉफिट तो डेबिट किया होगा। एनी अदर प्रोविज़न जो बोर्ड द्वारा अप्रूव है, कोई भी प्रोविज़न हो टैक्स का, डिविडेंड का, कोई अमाउंट आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दी, वो नोट एडमिसेबल है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से वो नोट एडमिसेबल है। आपको सेक्शन 32 सेक्शन 43B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ध्यान में रखना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन के अंदर आपको एडजस्टमेंट करने होंगे सेक्शन 30 से 43B के तहत। तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड कोई रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, कोई अदर प्रोविज़न बनाया है तो प्रॉफिट लॉस को डेबिट किया होगा कंपनी ने। तो ये अगर ये नोट एडमिसिबल है, ये अगर ये अलाउ ही नहीं है तो इसको दोबारा से ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशंस। यानी प्रॉफिट लॉस जब कंपनी ने बनाया तो इसमें कंपनी ने डेबिट किया होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डिविडेंड, टू रिजर्व, अदर प्रोविज़न, ठीक है। तो इससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो ये खर्चे तो डिसअलाउड है, आपने क्यों करे इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इसको दोबारा से ऐड बैक करना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन के अंदर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोबारा बोल रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई गेन होता है, कोई लॉस होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो देखो मान लो कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कहीं बाहर किसी और कंपनी के अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट पे कोई गेन हो रहा है उसको, तो उसने उस गेन को कहाँ दिखाया होगा, अपने प्रॉफिट लॉस में दिखाया होगा, यानी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में दिखाया होगा इनकम को। तो यानी उसने अपनी इनकम बढ़ा ली और ये तो डिसअलाउड है, तो दोबारा से आपको उसको लेस करना होगा क्योंकि आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया। अगर उसको कोई लॉस हुआ होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उसने अपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया होगा, यानी प्रॉफिट कम कर लिया होगा, तो दोबारा से उसको ऐड बैक कर दो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई प्रोविज़न बना रखा है फॉर डिम्यूनेशंस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई कमी आ जाए, कोई प्रोविजन फॉर डिम्यूनेशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डिम्यूनेशन हो जाए, कोई कमी आ जाए, उसके लिए प्रोविज़न बना रखा है कंपनी, यानी अपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर रखा है, तो उसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा कंपनी को। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से हमें सेक्शन 30 से लेके 43B के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ता है। आपको पता होगा, BGBP हेड में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें, क्योंकि हमें तो इनकम निकालनी है टैक्सेबल, टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से हमें इनकम निकालनी है। उसके बाद जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है, जो अदर जिसको हम बोलते हैं अदर इंश्योरेंस बिजनेस, इनको रिजर्व बनाना होता है, इनको रिजर्व बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। और ये जो रिजर्व बनाती है कंपनी, ये होते हैं डिडक्टेबल, इनको छूट मिल जाती है। रूल 6E में मेंशन कर रखा है कि कितना अलाउड होगा रिजर्व। सबसे पहले आप ये जान लो कि रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क होता क्या है। देखो सपोज कीजिए यहाँ पर मिस्टर राजकुमार है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ समझाने के पर्पज से। मिस्टर राजकुमार ने एक पॉलिसी ली 1 जनवरी 2021 को। मिस्टर राजकुमार ने एक पॉलिसी ली है 1 जनवरी 2021 को। कहाँ से ली है? इंश्योरेंस कंपनी से ली है। इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ रुपए, मान लेते हैं, एग्जाम्पल समझाने का पर्पज से है बस। मिस्टर राजकुमार ने एक इंश्योरेंस पे किया इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ रुपए 1 साल का,
और कंपनी इसको सम एश्योर्ड देगी 100 करोड़। तो समझना पॉलिसी कब ली है, 1 जनवरी 2021 को। और कंपनी अपनी इनकम कब बुक कर लेगी, 2021 में, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च को ख़त्म होता है, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो पॉलिसी मैंने 21 में ली है, जनवरी में। तो ये और जो नेक्स्ट मेरा जो प्रीमियम आएगा वो तो 22 में आएगा, जनवरी में। तो कंपनी तो 2021 में इनकम बुक कर ली। तो यहाँ पर जो पार्ट ऑफ द पॉलिसी है वो अगले साल फॉल हो रही है। जो पार्ट ऑफ द पॉलिसी है वो अगले साल यानी अगली फाइनेंशियल ईयर में फॉल हो रही है। तो कंपनी के लिए एक क्लेम बन सकता है अगले साल के अंदर। तो कंपनी उसके लिए बनाती है रिजर्व फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कंपनी, अगर कंपनी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है और वो फायर इंश्योरेंस या कोई इंजीनियरिंग इंश्योरेंस करती है, या और जो इंश्योरेंस होता है टेररिज्म रिस्क के लिए, तो ऐसे केसेस में जितना भी नेट प्रीमियम इनके पास आएगा। अब सवाल ये उठता है सर नेट प्रीमियम क्या होता है। देखो नेट प्रीमियम का मतलब जो भी कंपनी के पास प्रीमियम आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के पास ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ जाता है, यानी ज़्यादा अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो कंपनी सोचती क्यों ना हम अपने रिस्क को डाइवर्ट कर दें, अपने रिस्क को किसी और कंपनी को शेयर कर दें। अपने लॉस को कम करने के लिए, अपने रिस्क को शेयर करने के लिए कंपनी कर देती है री इंश्योरेंस, किसी और कंपनी के पास इंश्योरेंस कर देती है। मान लो कंपनी के पास एक बंदे ने पॉलिसी करवाई 100 रुपये की, और कंपनी क्या करती है 20 रुपये का कहीं और री इंश्योरेंस कर देती है दूसरी कंपनी के अंदर। तो कंपनी के पास तो जो नेट प्रीमियम आया है वो 80 आया है। तो मैक्सिमम जो कंपनी रिजर्व बना सकती है वो 80 रुपये का बना सकती है, यानी 100% ऑफ नेट प्रीमियम। अगर फायर इंश्योरेंस के केस में और मिसलेनियस यानी ऊपर वाले केस को छोड़ के कोई अदर फायर इंश्योरेंस है, कोई मिसलेनियस है, यानी से कार एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, आग हो गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जितना भी नेट प्रीमियम आएगा उसका 50% कंपनी को अलाउ है, वो रिजर्व बना सकती है, उसको डिडक्शन मिल जाएगी, उसको एक खर्चे की छूट मिल जाएगी। अगर मैरीन इंश्योरेंस है, मतलब कार्गो शिप उनका इंश्योरेंस है, तो जितना भी प्रीमियम आया है नेट प्रीमियम उसका 100% यानी 100 रुपये आया है, तो 100% पूरा का पूरा रिजर्व अलाउ है। कंपनी इतना रिजर्व डिडक्टेबल है, इतना डिडक्शन ले सकती है। लेकिन देखो नेट प्रीमियम मैंने बताया कि री इंश्योरेंस पोर्शन नहीं आएगा। उसके बाद नोट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, अगर वो कंपनी कोई अमाउंट अलग से रख लेती है प्रीफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो ऐसे केसेस में भी वो दोबारा से ऐड बैक नहीं होगा, यानी वो अलाउड हो जाएगा उनको। और जो प्रॉफिट गेन होगा नॉन रेजिडेंट पर्सन को, उसका भी जो कंप्यूटेशन होगा वो नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से होगा। और जो रेट ऑफ टैक्स है, नॉर्मली जो टैक्स नॉन रेजिडेंट पे अप्लीकेबल होते हैं वही टैक्स यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।